everyone. Our today's class of class 10, chapter 12, which is main natural resources. And in this chapter, we will cover all important topics which are included in the syllabus of RBSc board. And the topics are meaning of resources, types of natural resources, management of natural resources, conservation of wildlife, conservation of coal and petroleum, and the last one will be participation of people in conservation of natural resources. And in the part first, we will cover meaning of resources, types of natural resources and management of natural resources. And the total marks of this chapter for examination 2021 RBSc board is 6. Then let's start our chapter. Then in our environment, any organism is surrounded by many other organisms and biotic and abiotic environments and many other factors. Then all these factors are related to nature. तो इसी वजह से जो नेचर है, जो नेचर के ऊपर ही जो ह्यूमंस होते हैं वो डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली डिपेंड होते हैं. जो ह्यूमन का एक्सिस्टेंस है वो कंप्लीटली नेचर के ऊपर ही डिपेंडेंट रहता है. अगर नेचर एग्जिस्ट करेगा तभी ह्यूमन एग्जिस्ट करेंगे, नहीं तो ह्यूमन एग्जिस्ट नहीं करेंगे. तो इसी वजह से जो ह्यूमंस है वो क्या करते हैं, एंशिएंट टाइम से ही जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं या फिर जो भी नेचर से रिलेटेड जो भी फैक्टर्स हैं वो उनकी क्या करते आ रहे हैं, वर्शिप करते आ रहे हैं. तो जो वैदिक टाइम में जो भी मोंक्स थे, सेजेस थे, वो क्या करते थे कि जैसे जो हम क्या करते थे, मतलब जो ह्यूमंस थे वो इन सभी की वर्शिप करते थे. तो जो मोंक्स एंड सेजेस थे वो इनकी वर्शिप के साथ साथ में उनको क्या बताते थे, इनके जो रिलेटेड इंपॉर्टेंस है वो भी जो ह्यूमंस है उनके बारे में क्या उनको क्या करते थे, उनके बारे में अवेयर करते थे. और जो भी इंपॉर्टेंस है हमारे नेचुरल रिसोर्सेज की वो स्प्रेड करते थे ह्यूमन बींग्स में. तो जैसे जैसे क्या हुआ, जैसे जैसे टाइम मतलब कि आगे आता गया, मॉडर्न इंडिया आया, मतलब मॉडर्न टाइम आया, तो मॉडर्न टाइम में क्या हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन. तो इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट के साथ में जो भी नेचुरल रिसोर्सेज थे उनका एक्सप्लॉयटेशन स्टार्ट हो गया. तो जैसे जैसे नेचुरल रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन स्टार्ट हुआ है अभी, तो क्या जो ह्यूमन एक्सिस्टेंस है उसके ऊपर भी क्या आ गया है, डेंजर, मतलब एक खतरा आ गया है. क्योंकि अगर नेचुरल रिसोर्सेज की जो लिमिटेशन है, मतलब जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है, मतलब सारे रिसोर्सेज क्या है, मतलब कि अनलिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट नहीं है हमारे अर्थ के ऊपर. अगर इनकी क्वांटिटी में क्या आता है, डिक्रीमेंट आता है, या अगर जो इनकी अमाउंट है हमारे नेचर में अगर वो डिक्रीज हो जाती है या फिर कुछ भी नेगेटिव इफेक्ट होता है तो वो इनडायरेक्टली ह्यूमन जो लाइफ है उसके ऊपर भी अफेक्ट करेगा. ह्यूमन लाइफ एंड जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की लाइफ है उसके ऊपर भी अफेक्ट करेगा. ओके, तो जो भी रिसोर्सेज हैं, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, कौन कौन से टाइप के हैं, कौन कौन से नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उन सभी के बारे में हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे और हम उनको कैसे कंजर्व कर सकते हैं, हमें क्या क्या प्रिकॉशंस को ना क्या फॉलो करना चाहिए, कैसे पीपल ने पार्टिसिपेट किया था हिस्ट्री में नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व करने के लिए, उन सभी को हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे. ओके, देन फर्स्ट वन इज मीनिंग ऑफ रिसोर्सेज. अगर हम नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में डिस्कस कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए कि जो रिसोर्सेज है उसका मीनिंग क्या है. Then all those things which are used by men directly or indirectly are called resources. वो सारे things जो कि क्या करते हैं, जो men है उनके द्वारा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यूज की जाती है, उन सभी को हम क्या कहते हैं, रिसोर्सेज कहते हैं. अभी हमने ये बात नहीं की है कि वो थिंग्स मैन मेड है और नेचुरल है. हम उन सभी थिंग्स की बात कर रहे हैं जो कोई भी मैन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यूज करता है अपनी नीड्स को, अपनी नेसेसिटीज को कंप्लीट करने के लिए और अपने लिवलीहुड के लिए. ओके, देन ऑल दोस थिंग्स आर नोन एज रिसोर्सेज. Resources which are obtained from nature and which are used directly without any modification are known as natural resources. और वो सभी resources जो हमें कहाँ से obtain होते हैं, नेचर से obtain होते हैं and which are used directly without any modification. और हम इन resources को बिना किसी modification के यूज करते हैं, उन हम रिसोर्सेज को क्या कहते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज. फॉर एग्जांपल वाटर, एयर, हम इनमें कोई भी क्या करते हैं, मॉडिफिकेशन नहीं करते हैं. हम डायरेक्टली उनको जैसा हमें नेचर से ऑब्टेन होता है हम उनको उसी रूप में, उसी फॉर्म में क्या करते हैं, यूज करते हैं. इसलिए हम ऐसे रिसोर्सेज को क्या कहते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज. दैट्स क्लियर.
Now next one is types of natural resources. Then there are many types of natural resources. Now on the basis of, हम जो ये टाइप्स पढ़ेंगे, हम क्या जो इन नेचुरल रिसोर्सेज का क्लासिफिकेशन है वो अलग अलग बेसिस पे किया गया है. तो कौन कौन से बेसिस पे किया गया है? देन देयर आर 3 कैटेगरीज. द फर्स्ट वन इज ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट एंड यूज, कि जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनके डेवलपमेंट और उनके यूज के बेसिस पे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका क्लासिफिकेशन किया गया है. देन द सेकंड वन इज ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी और ओरिजिन, वो नेचुरल रिसोर्सेज हमारे नेचर में कितनी अमाउंट में अवेलेबल है और जो भी उनका ओरिजिन है उसके बेसिस पे भी जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको क्लासिफाई किया गया है. एंड द थर्ड वन इज स्टोरेज और डिस्ट्रीब्यूशन, कि जो नेचुरल रिसोर्सेज है हम उनका स्टोरेज कैसे करते हैं, हम उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करते हैं, उसके बेसिस पे भी नेचुरल रिसोर्सेज को क्लासिफाई किया गया है. एंड फर्दर क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट एंड यूज, नेचुरल रिसोर्सेज आर क्लासिफाइड इनटू two types. The first one is actual resources and the second one is possible resources. On the basis of availability or origin, natural resources are further divided into 2 types. The first one is biotic resources and the second one is abiotic resources. And on the basis of storage or distribution, the natural resources are further divided into यूनिवर्सल रिसोर्सेज एंड लोकल रिसोर्सेज. ओके, ये क्लासिफिकेशन है और जो जिन जिन बेसिस के ऊपर क्लासिफिकेशन किया गया है उनको भी फर्दर 2 टाइप्स में नेचुरल रिसोर्सेज को डिवाइड किया गया है. वन मोर क्लासिफिकेशन है यहाँ पे, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. नेचुरल रिसोर्सेज को प्रॉपरली मतलब कि कंप्लीटली नॉन या फिर कंप्लीट उसका नॉलेज लेने के लिए उसको एक और क्लासिफिकेशन में डिवाइड किया गया है, विच इज रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. अब इन सभी क्लासिफिकेशन की क्या क्या डेफिनेशन है, इनकी क्या क्या मीनिंग्स है, उनको हम कंप्लीट डिटेल में डिस्कस करेंगे. देन दिस वन इज टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. एंड नाउ we discuss one by one all types of natural resources with their definition and examples. Then first one is on the basis of development and use, in which the first type is actual resources. The resources whose structure and quantities is known and which are being used at present time by us are called real or actual resources. Actual resources हम किनको कहते हैं? वो सभी रिसोर्सेज जिनकी जो क्वांटिटी एंड जो स्ट्रक्चर है वो क्या होती है, हमें नॉन रहती है. एंड जो रिसोर्सेज हम क्या कर रहे हैं, अभी प्रेजेंट टाइम में यूज कर रहे हैं, दैट मीन्स अगर हम अभी प्रेजेंट टाइम में उनको यूज कर रहे हैं तो हमें पता है कि उन रिसोर्सेज की जो क्वांटिटी है वो कितने अमाउंट में अभी प्रेजेंट है एंड जो उसके स्ट्रक्चर है वो कैसा है, वो सभी हमें नॉन है और हम उनको अभी प्रेजेंट टाइम में यूज कर रहे हैं, तो हम उन सभी रिसोर्सेज को क्या कहते हैं, एक्चुअल रिसोर्सेज. एग्जांपल्स ऑफ एक्चुअल रिसोर्सेज आर, द फर्स्ट वन इज क्वांटिटी ऑफ कोल इन जर्मनी. जैसे कि जो जर्मनी है वहां पे जो कोल है उसकी क्वांटिटी, तो उसकी क्वांटिटी हमें नॉन होती है. जो जर्मनी के अंदर जो कोल हम जो जर्मनी से कोल ऑब्टेन करते हैं, उस जो कोल है उसका स्ट्रक्चर कैसा है वो भी हमें नॉन रहता है और हम उस कोल को क्या कर रहे हैं, प्रेजेंट टाइम में यूज कर रहे हैं. देन दिस वन इज एन एग्जांपल ऑफ एक्चुअल रिसोर्सेज. देन सेकंड वन इज क्वांटिटी ऑफ मिनरल ऑयल इन वेस्ट एशिया एंड क्वांटिटी ऑफ ब्लैक सॉइल इन महाराष्ट्र. All these are examples of actual resources. Second one is possible resources. Then the resources whose quantities or number is not known to us. Presently, we are not using them, but we can use them in future. Such resources are called possible resources. Just opposite to actual resources. Possible resources हम किनको कहते हैं? वो रिसोर्सेज जिनकी क्वांटिटी एंड जो नंबर है वो हमें नॉन नहीं रहता है. ओके, और जिन रिसोर्सेज को हम अभी प्रेजेंट टाइम में यूज नहीं कर रहे हैं लेकिन हम उन रिसोर्सेज को इन फ्यूचर यूज करेंगे, तो हम उन सभी रिसोर्सेज को क्या कहते हैं, पॉसिबल रिसोर्सेज. फॉर एग्जाम्पल यूरेनियम फाउंड इन लद्दाख, कि जैसे कि जो यूरेनियम है वो कहाँ से फाउंड हुआ है, लद्दाख से. तो जैसा कि यूरेनियम हमें अभी लद्दाख से ऐसी इंफॉर्मेशन फाउंड हुई है कि वहां पे यूरेनियम है, तो अगर हमें वहां पे वहां से अगर यूरेनियम ऑब्टेन होता है तो हम उसका फ्यूचर में यूज कर सकते हैं डिफरेंट फील्ड्स में.
ओके, देन दिस वन इज एन एग्जांपल ऑफ पॉसिबल रिसोर्सेज। मतलब कि पॉसिबिलिटी रहती है कि प्रेजेंट टाइम में वो रिसोर्स हमारे पास नहीं है, लेकिन हाँ पॉसिबल है कि हम उसको फ्यूचर टाइम में ऑब्टेन कर सकते हैं और उसका यूज कर सकते हैं। ओके, एंड एक्चुअल दैट मीन्स वो एक्चुअली अभी प्रेजेंट है हमारे पास और हम उसका यूज कर रहे हैं। Okay, then actual and possible resources are classification on the basis of development and use. Next one is on the basis of availability or origin, in which the first one is biotic resources. Then alive or living things are known as biotic resources. जो भी हमारी अर्थ पे जो भी अलाइव और जो भी लिविंग थिंग्स हैं हम उनको क्या कहते हैं, बायोटिक रिसोर्सेज। फॉर एग्जाम्पल एनिमल्स, प्लांट्स, ह्यूमंस, माइक्रोब्स एटसेट्रा। तो जो भी थिंग्स इस अर्थ के ऊपर लाइव है और अगर वो लिविंग है तो हम उनको क्या कहेंगे, बायोटिक रिसोर्सेज। ओके, एंड ऑल दीज आर एग्जांपल्स ऑफ बायोटिक रिसोर्सेज। Next one is abiotic resources. Then things which are non-living and not alive are known as abiotic resources. For example, air, soil, light, etc. Okay? Abiotic resources हम किनको कहेंगे कि वो सारी things जो कि क्या है, non-living है and not alive. तो हम उन सभी को abiotic resources कहेंगे and all these are examples of abiotic resources. Third one is on the basis of storage and distribution, and in which the first one is universal resources, and the things which are available everywhere easily are known as universal resources. यूनिवर्सल रिसोर्सेज हम किनको कहेंगे कि वो सभी रिसोर्सेज और थिंग्स जो कि हमें कहीं पे भी इजीली अवेलेबल हो जाती है, मतलब कि वो हर जगह एवरीवेयर इजीली अवेलेबल रहती है, हम रिसोर्सेज को क्या कहेंगे, यूनिवर्सल रिसोर्सेज। For example, air, soil, etc. Okay, and the next one is local resources. Then resources which are limited in stock and are available at selected places are known as local resources. Local resources हम किनको कहेंगे कि वो resources जो कि स्टॉक में लिमिट में प्रेजेंट रहते हैं, मतलब कि जो उनका स्टॉक रहता है वो लिमिट में ही रहता है, अनलिमिटेड नहीं रहता। और वो रिसोर्सेज जो कि क्या रहते हैं, सिर्फ कुछ सेलेक्टिव प्लेसेस पे ही अवेलेबल रहते हैं, मतलब एवरीवेयर वो इजीली अवेलेबल नहीं रहते हैं। तो हम सभी रिसोर्सेज को क्या कहेंगे, लोकल रिसोर्सेज। एंड एग्जांपल्स ऑफ लोकल रिसोर्सेज आर कॉपर, आयरन ओर एटसेट्रा। ओके, तो जो भी कॉपर ओर हो गया, आयरन ओर हो गया, ये कुछ सेलेक्टिव प्लेसेस से ही हमें ऑब्टेन होते हैं। गोल्ड, यूरेनियम, ये भी हमें कुछ सेलेक्टिव प्लेसेस से ही ऑब्टेन होते हैं, एवरीवेयर हमें इजीली अवेलेबल नहीं रहते हैं। Then all these are examples of local resources. And the next classification of natural resources is renewable and non-renewable resources. Then first one is renewable resources, those resources that can be built and used again. In other words, those things which can be made available again are known as renewable resources. Renewable resources हम किनको कहते हैं कि वो सभी resources जो क्या कर सकते हैं, वापस से यूज किए जा सकते हैं और जिनको वापस से बिल्ड किया जा सकता है। और अगर हम अदर वर्ड्स में बात करें तो दोज थिंग्स जो कि मतलब कि वापस से यूज करने के लिए हम उनको अवेलेबल कर सकते हैं या फिर हम उनको बिल्ड कर सकते हैं यूज करने के लिए, उन सभी हम रिसोर्सेज को क्या कहते हैं, रिन्यूएबल रिसोर्सेज। दैट मीन्स कि जो ये रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, अगर हमने इनका एक बार यूज कर लिया तो ये क्या हो सकती है, वापस से यूज करने के लिए रीबिल्ड हो सकती है, मतलब हम उनको फिर से बिल्ड कर सकते हैं। these are unlimited in availability. जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज है वो क्या होते हैं कि अवेलेबिलिटी में अनलिमिटेड में प्रेजेंट होते हैं, मतलब कि जो इनकी अमाउंट होती है हमारे यूनिवर्स में या फिर जो भी हमारा अर्थ है और सराउंडिंग है, एनवायरनमेंट है, वहां पे जो इनकी अमाउंट है वो किस में प्रेजेंट होती है, अनलिमिटेड। ये अनलिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट है। एग्जाम्पल्स की बात करें तो द एग्जाम्पल्स ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी एटसेट्रा। तो सोलर एनर्जी दैट मीन्स जो कि हम कहाँ से ऑब्टेन करते हैं, फ्रॉम सन। तो जब तक सन है तब तक हमें जो सोलर एनर्जी है वो ऑब्टेन होती रहेगी। विंड एनर्जी, तो जब तक की जो विंड है वो फ्लो करेगी और जब तक की जो एयर है वो फ्लो करेगा तब तक हमें विंड एनर्जी ऑब्टेन होती रहेगी। देन जो ये सोलर एनर्जी एंड विंड एनर्जी है वो किसमें प्रेजेंट है, अनलिमिटेड प्रेजेंट है। जो ये है वो कभी भी क्या होंगे, मतलब फिनिश नहीं होंगे। तो इस वजह से जो ये रिन्यूएबल रिसोर्सेज है हम क्या कर सकते हैं, जैसे हम ये एनर्जी अगर ऑब्टेन करते हैं तो अगर हमने इनका एक बार यूज कर लिया तो हम फिर से उनको अगेन क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ओके,
Next one is non-renewable resources. Those resources which have limited availability, which have no possibility of their production, and which can take a lot of time to build are known as non-renewable resources. Just opposite to renewable resources, वो resources जो कि क्या होते हैं limited amount में present available रहते हैं and जो जिनकी कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं रहती है प्रोडक्शन करने की, मतलब एट अ टाइम जस्ट मतलब कि सिर्फ लिटिल अमाउंट को कंज्यूम करके ये जो रिसोर्सेज है हम उनको प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। इनके प्रोडक्शन के लिए जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज है वो क्या करते हैं, लॉट ऑफ टाइम लेते हैं, मतलब कि इनको बनने में या फिर इनको बिल्ड होने में बहुत ही ज्यादा टाइम लगता है। इसीलिए जो ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है वो किस में प्रेजेंट है, लिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट है। तो हम ऐसे रिसोर्सेज को क्या कहते हैं, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, क्योंकि ये लिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट है। तो अगर हम इनका जो भी अमाउंट है या फिर जो भी इनकी अवेलेबिलिटी है अगर एक बार अगर फिनिश हो जाती है तो नेक्स्ट फ्यूचर जो जनरेशन है वो उनको यूज नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए हमें नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को केयरलेसली यूज नहीं करना चाहिए। एग्जाम्पल, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैसेस एटसेट्रा। जो भी ये कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेस हैं इनको भी बिल्ड होने में क्या लगता है, बहुत ज्यादा मिलियंस मतलब मिलियन ईयर्स लग जाते हैं और लॉट ऑफ टाइम लगता है। इस वजह से हमें इन सभी रिसोर्सेज को केयरलेसली यूज नहीं करना चाहिए। ओके, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। नाउ जो नेचुरल रिसोर्सेज है हम उनका मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं, हमें उनको मैनेज क्यों करना चाहिए, क्या नीड है उनको कंजर्व करने की, उनको मैनेज करने की। ओके, तो जैसा कि जो हम ह्यूमन बींग्स हैं और जो भी लिविंग थिंग्स हैं हमारे अर्थ के ऊपर, वो क्या करती है, इन नेचुरल रिसोर्सेज का यूज करती है अपने लिवलीहुड के लिए, जो भी अपनी जो भी हमारी नेसेसरी है उनको कंप्लीट करने के लिए, डिमांड्स हैं उनको फुलफिल करने के लिए हम जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यूज करते हैं। ओके, तो एंशिएंट टाइम में क्या था कि जो ह्यूमन बींग्स थे वो क्या थे, उनकी जो डेंसिटी थी पॉपुलेशन की वो भी कम थी, तो जो उनकी नीड्स थी वो भी क्या थी, लेस थी, मतलब कम थी अभी के कंपैरिजन में। तो जो इनका यूजेस था वो भी क्या था, लिमिटेड था। तो जैसे कि जो उस टाइम पे नेचुरल रिसोर्सेज का जो यूजेस है वो लिमिटेड था, तो उस टाइम पे इनको इनके कंजर्वेशन की कोई भी नीड नहीं थी, क्योंकि अगर कोई भी नेचुरल रिसोर्स है अगर वो लिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट है लेकिन अगर उसका यूज भी लिमिट अमाउंट में ही हो रहा है तो उनकी कंजर्व करने की कोई भी हमें जरूरत नहीं है। लेकिन जैसे जैसे जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज होती गई एंड जो डेंसिटी है वो इंक्रीज होती गई पॉपुलेशन की, और जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो होता गया हमारे जो भी वर्ल्ड है वहां पे, तो क्या होता गया, जो नेचुरल रिसोर्सेज है उनका भी जो यूज है वो भी इंक्रीज होता गया इसके साथ में। तो तब क्या होने लगा कि जो नेचुरल रिसोर्सेज है जिनका हम यूज अपने लिवलीहुड के लिए करते थे उनका यूज किस लिए होने लगा, अदर वे में। साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रीज में भी इनका यूज होने लगा एज अ रॉ मटेरियल एंड फॉर द मैनी प्रोडक्शन ऑफ सब्सटेंसेज and many other factors. Okay, then by the development of science and technology, humans started exploiting the production resources apart from livelihood resources. तो जैसे जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट होता गया तो ह्यूमन ने क्या स्टार्ट कर दिया, जो भी रिसोर्सेज है, जो प्रोडक्शन रिसोर्सेज है, दैट मीन वो रिसोर्सेज जो एज अ रॉ मटेरियल यूज होते हैं या फिर एज अ प्रोडक्शन अदर सब्सटेंसेस को के प्रोडक्शन के लिए यूज होते हैं, तो इन रिसोर्सेज का क्या करना स्टार्ट कर दिया, एक्सप्लॉयटेशन करना स्टार्ट कर दिया अपार्ट फ्रॉम लिवलीहुड रिसोर्सेज। क्योंकि स्टार्टिंग में तो जो ह्यूमन थे वो रिसोर्सेज का जो यूज है वो अपने लिवलीहुड के लिए करते थे, लेकिन अभी क्या होने लग गया, ये प्रोडक्शन रिसोर्सेज, मतलब कि इन रिसोर्सेज का यूज अदर वे में भी होने लग गया था। तो इस वजह से जो रिसोर्सेज है उनका क्या होने लग गया, एक्सप्लॉयटेशन स्टार्ट हो गया। ड्यू टू कंटिन्यूस इंक्रीज इन पॉपुलेशन, जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज होती गई, डिमांड ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इज इंक्रीजिंग, जो नेचुरल रिसोर्सेज की जो डिमांड थी वो भी इंक्रीज होने लगी। Hence this increase in demand has created a fear whether these resources would expire soon. तो जो इनकी डिमांड थी या फिर जो भी मतलब कि इनका एक्सप्लॉयटेशन था वो इंक्रीज होने लगा, तो इसी के साथ में क्या होने लगा, जो ये फियर है कि ये जो रिसोर्सेज है वो जल्दी ही एक्सपायर नहीं हो जाए, मतलब कि जो हमारी अर्थ है वहां से डिसअपियर ना हो जाए, क्योंकि अगर ये एक बार के अगर क्या हो जाएगी, एक्सप्लोर मतलब फिनिश हो जाएगी, एग्जॉस्ट हो जाएगी, तो क्या होगा, जो फ्यूचर जनरेशन है वो इनका यूज नहीं कर पाएगी।
देन जैसे जैसे इनकी डिमांड इंक्रीज होने लगी तो ये फियर भी क्या होने लगा, इंक्रीज होने लगा कि जो रिसोर्सेज है वो जल्दी एक्सपायर नहीं हो जाए हमारी अर्थ से। तो इसीलिए जो नेचुरल रिसोर्सेज है हमको उनको क्या करना चाहिए, जो मैनेजमेंट है या फिर जो उनका मैनेज है उनको मैनेज करना चाहिए। ओके, द नीड फॉर कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, तो जैसे कि हमने इसको डिस्कस किया तो उससे तो वैसे ही क्लियर हो ही गया कि जो रिसोर्सेज है उनका कंजर्वेशन क्यों जरूरी है, क्यों नीड है कंजर्वेशन की रिसोर्सेज की। फिर भी हम इसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। दैट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन सॉइल इज प्लग, तो जैसा कि जो रिसोर्सेज है मतलब कि जो भी नेचुरल रिसोर्सेज है हम उनका कई तरीके से मतलब अलग अलग वे में यूज करते हैं। जैसे कि अगर हमें फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन करना है तो हम क्या करेंगे, सॉइल को प्लग करेंगे। फॉरेस्ट प्रोड्यूस एंड मिनरल्स हैव बीन एक्सप्लॉइटेड, जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस है मतलब कि जो भी हम रिसोर्सेज फॉरेस्ट से ऑब्टेन करते हैं एंड जो भी मिनरल्स हैं उनका भी क्या होने लग गया है, एक्सप्लॉइटेशन एंड यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और उनका अदर वे में भी यूज होने लग गया है जैसे कि जो इलेक्ट्रिसिटी है उसके प्रोडक्शन में। Natural resources have undergone serious damage and destruction due to population explosion and industrial production. तो जो ये नेचुरल रिसोर्सेज हैं ये किसके अंदर एक सीरियस डैमेज एंड डिस्ट्रक्शन में जाने लग गए हैं, क्योंकि जो पॉपुलेशन है वो क्या कर रही है, जो भी नेचुरल रिसोर्सेज है उनका एक्सप्लोशन कर रही है, वो क्या होने लग गया था, इंक्रीज होने लग गया था। तो इसकी वजह से जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो एक सीरियस डैमेज एंड डिस्ट्रक्शन की तरफ चले गए हैं। एंड जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है, जो भी जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है तो इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ में इंडस्ट्रीज को क्या चाहिए, जो नेचुरल रिसोर्सेज है उनकी नीड होती है। तो उनके इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की वजह से भी जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो कहाँ चले गए हैं, एक सीरियस डैमेज एंड डिस्ट्रक्शन में। तो इसीलिए जो नेचुरल रिसोर्सेज है उनकी क्या नीड है, हमें कंजर्वेशन की नीड है। देन देयर इज अ नीड फॉर कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। देन इन द मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज नेक्स्ट वन इज वेज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, कि हम कितने वेज से जो रिसोर्सेज हैं उनका कंजर्वेशन कर सकते हैं। देन एक्सप्लॉइटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज हैज डिस्टर्ब द बैलेंस ऑफ नेचर, जो नेचुरल रिसोर्सेज का एक्सप्लॉइटेशन होता है उसकी वजह से जो हमारे नेचर का जो बैलेंस है वो क्या होता है, डिस्टर्ब होता है। If nature remains unbalanced for an extended period of time, then the existence of humans will also be in danger. अगर यही नेचर का जो बैलेंस है अगर वो लॉन्ग टाइम तक अनबैलेंस रहता है तो क्या होगा कि जो ह्यूमंस का जो एक्सिस्टेंस है वो भी डेंजर में आ जाएगा। Hence for existence of mankind and its progress, conservation, management and judicious use of resources is necessary. तो इसीलिए जो मैनकाइंड है दैट मीन्स जो लिविंग बींग्स हैं उनके एक्सिस्टेंस के लिए, उनकी प्रोग्रेस के लिए जो नेचुरल रिसोर्सेज का कंजर्वेशन है, मैनेजमेंट है एंड जुडिशियस यूज है वो बहुत ही ज्यादा नेसेसरी है। ओके, तो दैट मीन्स जुडिशियस यूज मीन्स क्या होता है, दैट मीन्स कि जो वाइसली यूज करना चाहिए हमें नेचुरल रिसोर्सेज का, केयरलेसली यूज नहीं करना चाहिए। देन कंजर्वेशन डज नॉट मीन, अगर हम ये बात कर रहे हैं कि नेचुरल रिसोर्सेज का कंजर्वेशन, देन कंजर्वेशन का मीनिंग ये नहीं है कि नॉट यूजिंग नेचुरल रिसोर्सेज ओनली प्रोटेक्टिंग देम, कि हमें नेचुरल रिसोर्सेज का यूज नहीं करना है, सिर्फ उसको प्रोटेक्ट करना है। यूज विद निगार्डलीनेस, हमें उसका निगार्डलीनेस मीन्स होता है मीजरली, हमें उसका मीजरली भी यूज नहीं करना है। इवन आफ्टर देयर नीड दे आर प्रिजर्व फॉर फ्यूचर, अगर हमें उनकी नीड है नेचुरल रिसोर्सेज की, अगर उसके बावजूद भी अगर हम नेचुरल रिसोर्सेज को फ्यूचर के लिए अगर प्रिजर्व करके रख रहे हैं तो वो भी मीनिंग नहीं है कंजर्वेशन, मतलब कि वो कंजर्वेशन का मीन नहीं है। मतलब कि अगर हम कंजर्वेशन की बात करते हैं तो उसका मतलब ये नहीं है कि हम नेचुरल रिसोर्सेज का यूज नहीं करें, सिर्फ उनको प्रोटेक्ट करें, हम उनको मीजरली यूज नहीं करें, मतलब कि हम उनको मीजरली यूज करने लग जाएं। ओके, मतलब हमें उनको मीजरली यूज नहीं करना चाहिए इवन, और अगर हमें नेचुरल रिसोर्सेज की नीड है तो भी अगर हम उनको क्या कर रहे हैं, फ्यूचर के लिए प्रिजर्व कर रहे हैं। रादर कंजर्वेशन मीन्स मीनिंगफुल एंड जुडिशियस यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, मतलब कंजर्वेशन का एक्चुअल मीनिंग क्या है कि जो भी रिसोर्सेज हैं हम उनका क्या करें, मीनिंगफुल एंड जुडिशियस यूज करें for fulfilling the requirement of maximum number of human beings over a long period of time, ताकि हम क्या कर
सकते हैं जो भी नेचुरल रिसोर्सेज है उनका मीनिंगफुल एंड जुडिशियस यूज करके जो भी रिक्वायरमेंट है मैक्सिमम नंबर ऑफ ह्यूमंस की, उसको उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हुए ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, जितने लॉन्ग टाइम तक हम कर सकते हैं। मतलब कि एक्चुअल कंजर्वेशन का मीनिंग क्या हुआ कि लॉन्ग टाइम तक हम जितने मैक्सिमम नंबर ऑफ ह्यूमन बींग्स की रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करते हैं, फुलफिल करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज का मीनिंगफुल एंड जो जुडिशियस यूज है उसके साथ में, तो उसी को हम क्या कहते हैं, कंजर्वेशन कहते हैं। ओके, देन नेचुरल रिसोर्सेज आर अवर वेल्थ। जो भी नेचुरल रिसोर्सेज है वो क्या है, हमारा एक्चुअल वेल्थ है। दे शुड बी यूज मीनिंगफुली इन अ डिफाइंड वे फॉर यूजफुल वर्क्स। जो उनका जो भी यूज है वो क्या होना चाहिए, मीनिंगफुली होना चाहिए, मतलब केयरलेसली नहीं होना चाहिए, इन अ डिफाइंड वे, एक प्रॉपर तरीके से फॉर यूजफुल वर्क्स, जो जिस भी वर्क्स में उसका यूज है। ओके, वी शुड हैव नॉलेज ऑफ रिसोर्सेज ऑफ अ पर्टिकुलर स्टेट और कंट्री। इसके लिए हमें क्या होना चाहिए, जो भी पर्टिकुलर रिसोर्सेज हैं हमें उसका नॉलेज होना चाहिए पर्टिकुलर स्टेट और कंट्री के। मतलब कि जो भी रिसोर्सेज हैं वो क्या होता है, मतलब कि सेलेक्टिव जो भी प्लेसेस है वहां पे अवेलेबल होते हैं। सिर्फ कुछ जो रिसोर्सेज ऐसे हैं जो कि एवरीवेयर अवेलेबल रहते हैं। तो जहाँ पे भी जो रिसोर्सेज पर्टिकुलर स्टेट और कंट्री और पर्टिकुलर एरिया में, दैट मीन सेलेक्टिव एरिया में अगर वो अवेलेबल है, तो हमें उन रिसोर्सेज का नॉलेज होना चाहिए। We should remember that natural resources and human beings are dependent upon each other. हमें ये रिमेम्बर रखना चाहिए कि जो नेचुरल रिसोर्सेज एंड ह्यूमन बींग्स है वो क्या है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। ऑप्शंस, अगर एक भी अगर फैक्टर को, मतलब कि अगर ह्यूमन बींग और नेचुरल रिसोर्सेज में से अगर दोनों में से किसी एक पे भी अगर नेगेटिव इफेक्ट होता है या फिर एक्सप्लॉयटेशन होता है, तो वो जो दूसरा फैक्टर है, सेकेंड फैक्टर है, उसको क्या करेगा, इनडायरेक्टली अफेक्ट करेगा। ऑप्शन शुड बी डिस्कवर्ड फॉर लिमिटेड रिसोर्सेज। जो लिमिटेड रिसोर्सेज है उनके मतलब कि ऑप्शंस हमें क्या करने चाहिए, डिस्कवर करने चाहिए। फॉर एग्जांपल कोल एंड पेट्रोलियम है, उनके प्लेस पे हमें जो अदर रिसोर्सेज हैं उनका यूज करना चाहिए। ओके, तो हमें क्या करना चाहिए, जो भी लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उनके ऑप्शंस, अदर ऑप्शंस डिस्कवर करना चाहिए। And the next one is government and non-government organization should fully coordinate with each other. जो भी कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज के रिलेटेड जो भी गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उनको एक दूसरे के साथ में फुल्ली कोऑर्डिनेट करके वर्क करना चाहिए, तभी जो रिसोर्सेज है उनका कंजर्वेशन प्रॉपर तरीके से हो पाएगा। Then these are some ways for the conservation of resources, and with this topic our part first of this chapter is now completed, and other topics we will cover in our next part. Thank you.